प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला हिंदी प्राध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क जिला कैथल में कार्यरत हूं। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में संकलित कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी का अहम योगदान रहा है। विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति की प्रथम स्लाइड आपके समक्ष है। शीर्षक ध्यान से देखिए, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। स्लाइड को ध्यान से देखिए। आप स्लाइड पर दो दृश्य देख पा रहे हैं। एक दृश्य में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार मंच पर माइक व पर्दा लगाया हुआ है। दूसरी तरफ कफन कहानी का नाट्य रूपांतरण दिखाया गया है। विद्यार्थियों, इस प्रस्तुति के माध्यम से आप अंत तक क्या समझ पाएंगे, इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। आप इस प्रस्तुति के अंत तक समझ पाएंगे कि कहानी क्या है तथा कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, नाटक क्या है तथा नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, कहानी और नाटक में क्या संबंध है। अर्थात मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कहानी और नाटक में कौन कौन सी समानताएं हैं एवं कौन कौन सी असमानताएं या विषमताएं हैं। इसके उपरांत आप इस प्रस्तुति के माध्यम से समझ पाएंगे कि कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें और अंत में नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। आओ विद्यार्थियों, अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम यह जान लें कहानी क्या है। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। गद्य लेखन की अनेक विधाएं हैं, यथा उपन्यास, नाटक, संस्मरण, निबंध, एकांकी, रिपोर्टाज आदि। तो विद्यार्थियों, कहानी जो है हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। इसका विकास कब हुआ? इसका विकास 19वीं सदी में हुआ। साहित्य की सभी विधाओं में सबसे पुरानी विधा है। यह जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय है। ऐसी सोच है जो आगे चलकर कहानी का रूप ले लेती है। यह एक ऐसी सोच है जो आगे चलकर कहानी का रूप ले लेती है। और विद्यार्थियों, प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है, चाहे वह नाटक है चाहे उपन्यास है। सबकी एक कथा या कहानी होती है। तो कहानी क्या है? गद्य लेखन की एक विधा है जो सबसे पुरानी विधा है, जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय है और एक ऐसी सोच है जो आगे चलकर कहानी का रूप ले लेती है। आओ अब जानें कहानी की परिभाषा। विद्यार्थियों, भारतीय गांव की गीता गाने वाले कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद क्या मानते हैं? उनके अनुसार कहानी क्या है? ध्यान से सुनिए। वे कहते हैं कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे वे कहते हैं वह ऐसा रम्य उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे,
सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो प्रेमचंद जी ने क्या कहा, आपने सुना। तो कहानी क्या है, एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक या लेखिका का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। आओ कहानी की परिभाषा जानने के उपरांत अब यह जान लें कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों, कहानी का अहम तत्व कथावस्तु या कथानक होता है। प्रत्येक कथानक को प्रस्तुत करने के लिए लेखक या लेखिका पात्र अथवा चरित्र चित्रण का प्रयोग करता है। पात्रों के माध्यम से अपनी कथा को पाठकों तक पहुंचाने के लिए वह संवाद अर्थात कथोपकथन का प्रयोग करता है। संवादों को देश काल अथवा वातावरण में ढालते हुए वह अपनी कथा को आगे बढ़ाता है। प्रत्येक कथानक को प्रस्तुत करने के लिए वह उद्देश्य लेकर चलता है और अपनी कहानी को, अपने भावों को, विचारों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए वह भाषा शैली का प्रयोग करता है। तो इन 6 तत्वों के माध्यम से कहानी का निर्माण होता है। कहानी के यही 6 तत्व होते हैं। विद्यार्थियों, आपको पिछली स्लाइड्स के माध्यम से मैंने समझाया कहानी क्या है, कहानी की परिभाषा क्या होती है तथा कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। आओ अब जान लें कि नाटक क्या है। ध्यान से सुनिए। नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है। काव्य और गद्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। ध्यान से सुनिए कि नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं, सुनना, श्रवण का मतलब सुनना, सुनने के द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि, देखने के द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक अथवा दृश्य काव्य कहते हैं। रसानुभूति अर्थात किसी ऐसे दृश्य को देखकर हमारे मन में वीरता के भाव उमड़े तो वहां वीर रस की अनुभूति होगी। यदि किसी दृश्य को देखकर हमें रोना आ जाए तो वहां करुण रस की अनुभूति होती है। यदि किसी दृश्य को देखकर हम खिलखिला उठते हैं तो वहां हास्य रस की अनुभूति होती है। आगे ध्यान से सुनिए। भारत में नाटक साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसकी लंबी परंपरा पाई जाती है। विद्यार्थियों, भारत में ही नाट्य शास्त्र की रचना सबसे पहले हुई थी और नाटक को किस नाम से जाना जाता है? नाटक को रूपक भी कहा जाता है। ये अहम बात है, इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। नाटक को रूपक भी कहा जाता है, इसे दृश्य काव्य भी कहते हैं। नाटक की परिभाषा, आओ जाने नाटक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। नाटक नट शब्द से निर्मित है जिसका अभिप्राय है सात्विक भावों का अभिनय। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार
नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया से है। दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है, इसलिए रूपक मात्र को ही नाटक कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रवर्तक रहे हैं। नाटक की परिभाषा। बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक के तत्व। नाटक की परिभाषा जानने के उपरांत आओ विद्यार्थियों अब यह भी जान लें कि नाटक के तत्व कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, यहां मैं विषय का अति विस्तार न करते हुए आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि नाटक के 7 तत्व होते हैं। 6 तत्व, कहानी के जो 6 तत्व होते हैं उन्हीं के समान नाटक में भी वही 6 तत्व होते हैं, जिनमें कथानक, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, कथोपकथन अर्थात संवाद, देश काल अथवा वातावरण जिसे परिवेश भी कहते हैं, उद्देश्य तथा भाषा शैली। नाटक का 7वां तत्व है अभिनेयता। ये अभिनेयता जो तत्व है ये केवल नाटक में पाया जाता है, कहानी में नहीं पाया जाता। कहानी में 6 तत्व होते हैं और नाटक में 7 तत्व होते हैं। आओ विद्यार्थियों जानें कहानी और नाटक के बीच क्या संबंध है। कहानी और नाटक दोनों गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। इनमें जहां एक ओर अनेक समानताएं हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें अनेक असमानताएं भी हैं। तो आओ जानें कहानी और नाटक में कौन कौन सी समानताएं हैं तथा कौन कौन सी असमानताएं हैं। कहानी और नाटक में समानताएं। कहानी और नाटक दोनों में कथानक अवश्य होता है। इन दोनों विधाओं में कथानक का एक प्रारंभ अर्थात आरंभ, मध्य और अंत होता है। इन दोनों विधाओं में पात्रों की योजना अवश्य होती है। दोनों विधाओं में अर्थात कहानी और नाटक में संवादों का प्रयोग भी होता है। कहानी और नाटक दोनों में परिवेश का अर्थात देश काल और वातावरण का भी प्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त कहानी और नाटक दोनों में कम से कम एक उद्देश्य अवश्य पाया जाता है। दोनों विधाओं में भाषा और शैली नामक तत्व भी होते हैं। दोनों विधाओं में पात्रों के मध्य द्वंद्व पाया जाता है और कहानी और नाटक दोनों में चरमोत्कर्ष भी पाया जाता है। विद्यार्थियों, ये थे कहानी और नाटक में समानताओं के अहम बिंदु। अब हम कहानी और नाटक में कौन कौन सी असमानताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। आओ जानें कहानी और नाटक में कौन कौन सी असमानताएं विद्यमान हैं। कहानी का संबंध लेखक अर्थात कहानीकार तथा पाठक से होता है, जबकि नाटक का संबंध नाटककार, निर्देशक, उसमें निहित पात्र, दर्शक या पाठक आदि से जुड़ता है। कहानी केवल पाठ्य अर्थात पढ़ी जाने वाली साहित्यिक विधा है जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, जबकि नाटक पाठ्य
व दृश्य साहित्यिक विधा है। इसमें अभिनेता नामक तत्व होता है जो कि कहानी में नहीं पाया जाता। कहानी और नाटक दोनों में द्वंद्व का समावेश होना अति अनिवार्य माना जाता है, परंतु विद्यार्थियों, नाटक में द्वंद्व की मात्रा जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक अच्छा हो जाता है। इसके अतिरिक्त कहानी को पढ़ते या सुनते समय केवल एक इंद्रिय अर्थात केवल आँख या कान का प्रयोग किया जाता है, जबकि नाटक देखते समय हम दोनों इंद्रियों आँख व कान का प्रयोग करते हैं। अतः नाटक के दृश्य हमें लंबे समय तक याद रह जाते हैं। कहानी और नाटक में अन्य असमानताएं इस प्रकार हैं। कहानी में कहानीकार प्रायः वर्णनात्मक शैली अपनाकर अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज करा सकता है, जबकि विद्यार्थियों, नाटक में नाटककार प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता। इसके अतिरिक्त कहानी में कथानक भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल की घटनाओं पर आधारित हो सकता है, परंतु नाटक में कथानक को वर्तमान काल के जीवंत रूप में ही दर्शाया जा सकता है, फिर भले ही उसका कथानक ऐतिहासिक अर्थात भूतकाल की घटनाओं पर आधारित क्यों न हो। तो ये थी कहानी और नाटक में असमानताएं। आओ विद्यार्थियों, यह जानें कि कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे संभव हो सकता है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए कई सोपानों को पार करना पड़ता है, अर्थात लेखक को, नाटककार को कई सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके कहानी को नाटक में रूपांतरित किया जाता है। तो नाटक में रूपांतरित करने के सोपान कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के सोपान निम्न हैं। सर्वप्रथम कथानक का रूपांतरण, उसके उपरांत दृश्यों का रूपांतरण, फिर संवादों का रूपांतरण, इसके उपरांत पात्रों का नाट्य रूपांतरण, मन के द्वंद्व का रूपांतरण तथा अच्छे नाटकों को देखना। विद्यार्थियों, कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के यही सोपान हैं। इन सोपानों का प्रयोग करते हुए, इन सोपानों को पार करते हुए कहानी को नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। आओ सर्वप्रथम यह जानें कि कथानक का नाट्य रूपांतरण किस प्रकार किया जा सकता है। विद्यार्थियों, कहानी के कथानक में जितनी भी घटनाएं हैं उन्हें समय व स्थान के आधार पर अलग अलग किया जाना चाहिए। एक स्थान पर एक ही समय पर जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए उन घटनाओं को एक घटना मानते हुए नाटक का एक दृश्य तैयार किया जाना चाहिए। कहानी के कथानक का नाट्य रूपांतरण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का तार्किक विकास कथानक के अनुसार हो रहा हो। विद्यार्थियों, कथानक के नाट्य रूपांतरण में अगली बात जो ध्यान देने योग्य है वह इस प्रकार है। कहानी के कथानक की कोई घटना यदि नाटक के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है तो ऐसी घटना को नाटक के कथानक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उसे सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कथानक के प्रत्येक दृश्य का एक आरंभ, उसका एक मध्य और एक अंत अवश्य होना चाहिए तथा दृश्य निर्माण करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह दृश्य अगले दृश्य से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। इसके अतिरिक्त
कहानी के कथानक में ऐसी कोई घटना का वर्णन है जिसे नाटक में अभिनय के दौरान रंगमंच पर दिखाना असंभव है, तब उस दृश्य को ध्वनि, संगीत आदि के माध्यम से प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि नाटक देखने वाले दर्शक उसका भरपूर आनंद ले पाएं। आओ अब जानें दृश्यों का रूपांतरण कैसे किया जा सकता है। विद्यार्थियों, एक समय और एक स्थान पर घटित होने वाली घटना के आधार पर नाटक का दृश्य तैयार किया जाना चाहिए। दृश्यों को कथानक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहानी के जिन दृश्यों को रंगमंच पर अभिनीत करना अर्थात मंचित करना कठिन हो, उन्हें ध्वनि, प्रकाश, स्वगत कथन आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दृश्यों का रूपांतरण करते समय हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि कहानी के वे दृश्य जो अनावश्यक हों तथा जिनके न होने पर कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ता हो, उन्हें नाटक से हटा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, प्रत्येक दृश्य अपने से अलग दृश्य से जुड़ा हुआ प्रतीत हो, इसके लिए कहानी के दृश्यों को व्यवस्थित क्रम में रखना चाहिए। यह एक अनिवार्य शर्त है। विद्यार्थियों, आपके समक्ष जो स्लाइड अब प्रस्तुत की जा रही है, यह ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्रों को दर्शा रही है। यह जो कोलाज दृश्यों का बना हुआ है, यह ईदगाह कहानी की घटनाओं के आधार पर दृश्यों का एक रूपांतरण का सुंदर प्रमाण है। इन दृश्यों में महमूद, मोहसिन, हामिद, दादी के जो संवाद हैं, उनको दृश्यों के रूप में यहाँ दर्शाया गया है कि किस प्रकार मोहसिन, महमूद, हामिद मेले में जाते हैं और वह मेले में जाकर खिलौना लेने की बजाय दादी के लिए एक लोहे का चिमटा ले आता है। हामिद दादी से कहता है, दादी मैं आ गया। दादी कहती हैं, उन पैसों से तूने क्या खाया? हामिद, दादी मैंने उन पैसों से कुछ नहीं खाया, बल्कि मैंने तो तेरे लिए चिमटा खरीदा है। अब रोटी बनाते समय तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हामिद को गले लगा लेती है। तो विद्यार्थियों, ये ईदगाह कहानी के एक एक घटना का दृश्य बनाकर जो प्रस्तुत किया गया है, वह निस्संदेह काबिले तारीफ है। संवादों का नाट्य रूपांतरण। विद्यार्थियों, आओ जानें कहानी को जब नाटक में रूपांतरित करते हैं तो उस प्रक्रिया में संवादों का रूपांतरण किस प्रकार किया जा सकता है। नाटक में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः संवाद बड़े ही ध्यान से लिखे जाने चाहिए। कहानी में संवाद यदि लंबे हैं तो उन्हें छोटे छोटे संवादों में बदल देना चाहिए ताकि मंच पर अभिनय के दौरान लंबे संवादों में तारतम्यता बनी रहे। इसके उपरांत कहानी में कुछ संवाद पर्याप्त नहीं हैं अथवा वे किसी घटना, तथ्य आदि का उल्लेख करने के लिए उसमें संवाद नहीं है, तब उसके नाट्य रूपांतरण के वक्त नए संवाद लिखे जाने चाहिए। नाट्य रूपांतरण करते समय जो संवाद लिखे जाएं वे कथानक के विकास में सहायक हों, पात्रानुकूल हों, रोचक हों तथा कथानक से संबंधित हों, इतने बोधगम्य हों कि दर्शकों को समझ में आ सकें।
विद्यार्थियों, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपके समक्ष अमरकांत कृत दोपहर का भोजन कहानी के तीसरे दृश्य के संवाद के कुछ अंश उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। सिद्धेश्वरी जो पात्र है वह कहती है, क्या बात है बेटा, बड़े उदास हो, कोई खास बात हुई है क्या? रामचंद्र, नहीं माँ। सिद्धेश्वरी, फिर इतना चुप क्यों हो, कुछ तो बता। रामचंद्र, क्या बताऊं माँ, लाला मुझसे दिन भर काम तो लेता है, परंतु पैसे देते समय उसकी मानो जान निकल जाती है। सिद्धेश्वरी क्या कहती है, चिंता ना करो, यह सब तो सहना ही पड़ेगा। रामचंद्र, परंतु माँ। कहानी को नाट्य में रूपांतरित करने का अगला सोपान है पात्रों का नाट्य रूपांतरण। आओ पात्रों का नाट्य रूपांतरण किस प्रकार किया जा सकता है इसका अध्ययन करें। कहानी के पात्र किस काल संस्कृति से जुड़े हैं, उन बातों को ध्यान में रखकर ही पात्रों का नाट्य रूपांतरण किया जाना चाहिए। कहानी के पात्रों की विशेषता उभारने वाले तथ्यों को संवादों, घटनाओं के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पात्रों की सभी विशेषताएं उसमें प्रकट हो जाएं। इसके उपरांत ध्यान से सुनिए। पात्रों के हाव भाव, संवेदना आदि को प्रभावी बनाने के लिए ध्वनि और प्रकाश की सहायता ली जानी चाहिए ताकि नाट्य रूपांतरण प्रभावशाली बन पाए। पात्रों की मनोदशा, मानसिक द्वंद्व आदि को उभार कर प्रकट करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाना चाहिए। पात्रों का नाट्य रूपांतरण करते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, तभी कहानी का सही तरीके से नाट्य रूपांतरण हो पाएगा। नाट्य रूपांतरण का अगला सोपान है अच्छे नाटकों को देखना। विद्यार्थियों, कहानी का नाट्य रूपांतरण करने का यह एक अहम सोपान है। जब भी हम किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण करने जाते हैं या करने जा रहे हैं या हमें नाट्य रूपांतरण करना है, तो इसके लिए हमें अच्छे नाटकों को देखना होगा ताकि हमें यह जानकारी मिल सके कि किस प्रकार कहानी को बेहतर ढंग से नाटक के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। हमें अच्छे नाटकों को देखने से बहुत सी नई नई तकनीक, रचनात्मक दृष्टिकोण आदि का प्रयोग करने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। विद्यार्थियों, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। आपके समक्ष मैंने 2 उदाहरण दृश्य के रूप में प्रस्तुत किए हैं। पहला चीफ की दावत का दृश्य है जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है। दूसरा दृश्य ईदगाह कहानी का दृश्य है जिसमें पात्र अपनी अदाकारी अदा कर रहे हैं। मंच पर उनकी अभिनेता दर्शनीय है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए यह अति आवश्यक है कि अच्छे नाटक देखे जाएं, क्योंकि नाटक में नित नई तकनीक, रचनात्मक दृष्टिकोण आदि का प्रयोग करने की अपार संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ये था विद्यार्थियों कहानी को नाट्य में रूपांतरित करने के विभिन्न सोपानों का ब्यौरा। आओ मैं आपको हिंदी साहित्य में प्रमुख कहानियों के नाट्य रूपांतरण के उदाहरण स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूँ।
आपके समक्ष स्लाइड पर दो दृश्य देखने को आपको मिल रहे हैं। पहला दृश्य भीष्म साहनीकृत चीफ की दावत का दृश्य है और दूसरा दृश्य प्रेमचंद कृत ईदगाह कहानी का दृश्य है। अब इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको इस स्लाइड पर भी दो दृश्य देखने को मिल रहे हैं। पहला प्रेमचंद कृत बड़े भाई साहब कहानी का है और दूसरा प्रेमचंद कृत कफन कहानी का दृश्य है। इन सभी कहानियों का नाट्य रूपांतरण हो चुका है। इस स्लाइड को भी आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस स्लाइड पर भी आपको दो दृश्य देखने को मिल रहे हैं। पहले दृश्य में आप देख पा रहे हैं, यह दृश्य प्रेमचंद कृत पंच परमेश्वर कहानी का दृश्य है और दूसरे दृश्य में आप देख पा रहे हैं निर्मल वर्मा कृत 1.5 इंच ऊपर तथा धूप का टुकड़ा। दो कहानियां हैं जिनका नाट्य रूपांतरण हो चुका है। तो विद्यार्थियों, ये उदाहरण जो मैंने आपको दिए, इन उदाहरणों को देने का मकसद यह रहा कि आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि कहानी का नाट्य रूपांतरण हिंदी साहित्य में जो हुआ है वो किन किन कहानियों का हुआ है। अब मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य में प्रमुख कहानियों के नाट्य रूपांतरण के कुछ अन्य उदाहरण बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में पुनरावृत्ति में इनसे संबंधित आपको प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। उदय प्रकाश द्वारा 3 कहानियाँ लिखी गई जिनका नाट्य रूपांतरण हो चुका है। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड और अंत में प्रार्थना तथा मोहन दास। इसके अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित रुपया तुम्हें खा गया, अमरकांत कृत डिप्टी कलेक्ट्री, प्रेमचंद कृत मोटेराम शास्त्री तथा निर्मल वर्मा कृत वीक एंड कहानियाँ भी हैं जिनका नाट्य रूपांतरण हो चुका है। तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ हिंदी साहित्य की प्रमुख कहानियों के नाट्य रूपांतरण के उदाहरण। आओ, नाट्य रूपांतरण में किन किन चुनौतियों का सामना करना होता है इसका भी अध्ययन कर लें। मैं आपके समक्ष नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां आपको समझाने जा रहा हूं। नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां। विद्यार्थियों, नाटक में कुछ एक दृश्यों यथा घुड़दौड़ का दृश्य, हजारों सैनिकों की लड़ाई का दृश्य आदि दिखाना असंभव होता है। ऐसे दृश्यों को ध्वनि तथा संगीत आदि के माध्यम से ही दिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कहानी के नाट्य रूपांतरण में एक प्रमुख चुनौती जो हमारे समक्ष आती है वह है पात्रों के द्वंद्व का रूपांतरण करना। इस चुनौती का सामना करने के लिए या तो ध्वनि, प्रकाश आदि का विशेष प्रयोग कर सकते हैं या पात्र के स्वगत कथन का। विद्यार्थियों, नाट्य रूपांतरण की चुनौतियों में आगे ध्यान से सुनिए। दूध का दाम शीर्षक कहानी में जब मंगल सोचता है कि वह जमींदार के घर जाए या ना जाए, वह यह सोचता है कि उसे वहाँ रोटी मिलेगी या नहीं, या नौकरों द्वारा रोटी कूड़े के ढेर में फेंक दी होगी आदि स्थिति का रूपांतरण करना एक चुनौती है। आजकल वॉइस ओवर के माध्यम से इस कठिनाई को दूर करने का तरीका ढूंढ निकाला गया है। वॉइस ओवर में एक ऐसी ध्वनि होती है जिसे मंच पर पात्र नहीं बोलता, किंतु
वह दर्शकों को सुनाई देती है। उससे वे पात्र की मनोदशा का सहज ही अनुमान या अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये थी नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां। सारांश। विद्यार्थियों, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति को आपने ध्यान से सुना। इस प्रस्तुति को देखने के बाद मेरे अनुसार आपने जो समझा है वह इस प्रकार है। कहानी क्या है तथा कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। नाटक क्या है तथा नाटक के तत्व कौन कौन से हैं की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अतिरिक्त कहानी और नाटक का संबंध के बारे में भी आपको पूर्ण ज्ञान हो गया होगा कि नाटक और कहानी में कौन कौन सी समानताएं होती हैं तथा कौन कौन सी असमानताएं होती हैं। कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें, कौन कौन से सोपान हैं, इसका भी आपको ज्ञान हो गया होगा। और अंत में नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इसकी भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो विद्यार्थियों, ये था कहानी का कैसे करें नाट्य रूपांतरण का एक प्रस्तुतिकरण। अब मैं आपके समक्ष पुनरावृत्ति की कुछ स्लाइड्स लेकर आ रहा हूं। ध्यान से देखना और प्रश्नों के उत्तर देना। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, नाटक की भाषा शैली होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। सहज, स्वाभाविक, प्रसंगानुकूल या उपर्युक्त सभी। तो ध्यान से सोचिए और फिर इसका जवाब दीजिए कि नाटक की भाषा शैली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, प्रसंगानुकूल होनी चाहिए या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? भाषा, पर्दा, मधुर आवाज या संवाद? भाषा, पर्दा, मधुर आवाज या संवाद? तो इसका उत्तर है बच्चों, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम संवाद है। क्या है? संवाद। ध्यान रखिए, संवाद। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कहानी कौन सी साहित्यिक विधा है? पाठ्य, दृश्य, पाठ्य व दृश्य दोनों या उपर्युक्त सभी? दोबारा से सुनिए। पाठ्य, दृश्य, पाठ्य व दृश्य दोनों या उपर्युक्त सभी? तो यदि आपने मेरी प्रस्तुति को ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहानी पाठ्य साहित्यिक विधा है जो केवल पढ़ी जाती है। इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए। इस स्लाइड में आपके समक्ष जो गतिविधि दी गई है वह है मिलान करें। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ लेखक या रचनाकारों के नाम हैं। कफन, धूप का टुकड़ा, मोहनदास, चीफ की दावत ये रचनाएं हैं। भीष्म साहनी, उदय प्रकाश, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा ये रचनाकार हैं। अब आपने कहानी के साथ उन रचनाकारों के नामों का मिलान करना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए। कफन कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद। चीफ की दावत, भीष्म साहनी। धूप का टुकड़ा, निर्मल वर्मा। मोहनदास, उदय प्रकाश। तो आप सरल से कठिन की ओर जाएं, जो आसान लगता है उसको आप मिलाते रहें। इस तरह आप गतिविधि को पूर्ण कर सकते हैं।
अब आपके समक्ष अंतिम स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। रिक्त स्थान है, डैश कथानक को आगे बढ़ाते हैं और पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। संवाद या पात्र, क्या उत्तर होगा इसका? संवाद। कहानी का केंद्र बिंदु डैश होता है, परिवेश या कथानक? इसका उत्तर है कथानक। अगला ध्यान से सुनिए, नाटक में कुल डैश तत्व होते हैं, 5, 6 या 7? कितने तत्व होते हैं? इसका उत्तर है 7। नाटक का 7वां तत्व होता है अभिनेता। कौन सा होता है? अभिनेता। अगला ध्यान से सुनिए, भारतीय परंपरा में नाटक को डैश की संज्ञा दी गई, दृश्य काव्य की या श्रव्य काव्य की? तो इसका उत्तर है दृश्य काव्य। और अंतिम ध्यान से सुने, कथानक को डैश भागों में विभक्त किया जा सकता है, 2, 3 या 4? इसका उत्तर है 3। नाटक को 3 भागों में विभक्त या विभाजित किया जा सकता है। वे 3 भाग कौन से हैं? वे 3 भाग हैं प्रारंभ अर्थात आरंभ, मध्य और अंत। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अंत में मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।